Welcome to Wow IS Current Affairs section. In this video we will be discussing about 13 July 2020 current affairs. इसकी PDF आपको हमारे Telegram चैनल से मिल जाएगी. So let's start with the video. First see what are the contents of this video. The first one is भाषण 4 आइलैंड. ये बांग्लादेश के अंदर एक आइलैंड है जिसमें रोहिंग्यास को सेटल किया गया है. तो we will be seeing why it is in news. Second topic is Asim portal. It is related with skill development and employment. Third is for the sake of sound of fiscal federalism. Fourth topic is Indian steel industry amid the pandemic. इंडियन स्टील इंडस्ट्री पेंडेमिक के थ्रू एक स्ट्रेस सिचुएशन से गुजर रहा है जिसको ओवरकम करने के लिए कुछ स्टेप्स सजेस्ट किए गए हैं और गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले भी रहा है. तो वी विल बी सीइंग व्हाट आर द स्टेप्स दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग एंड व्हाट द स्टेप्स दैट हैव बीन सजेस्टेड. नेक्स्ट टॉपिक इज रवारी भारवाड़ एंड चरण ट्राइब्स ऑफ गुजरात. ये अभी न्यूज़ में इसलिए हैं बिकॉज गुजरात गवर्नमेंट ने ये बोला है कि वो इनका पॉपुलेशन सेंसस करवाएगी इन ट्राइब्स का सो दैट सोशल सेक्टर स्कीम्स कैन बी बेटर डायरेक्टेड टुवर्ड्स देम. नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियाज टाइगर सेंसस सेट्स अ न्यू रिकॉर्ड. वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अभी सेंसस को रजिस्टर किया गया है. वी विल सी कि वाई इट हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन द वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स. नेक्स्ट टॉपिक इज टी सेल इम्यूनिटी. ये आप देख सकते हो कोविड के परस्पेक्टिव से बनाया गया है टॉपिक. और इम्यूनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो हम न्यूज़ में डेली देखते हैं. तो वी विल सीइंग व्हाट इज टी सेल इम्यूनिटी एंड हाउ इट कैन हेल्प इन फाइटिंग दिस पेंडेमिक ऑफ कोविड-19. हमारा पहला टॉपिक है भाषण 4 आइलैंड. इसको 4 पिया के नाम से भी जाना जाता है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग आइलैंड. इट इज़ नॉट अ वेरी ओल्ड आइलैंड. ये सिर्फ 20 साल पुराना ही है एंड इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम हिमालयन सिल्ट. इसका जो एरिया है वो सिर्फ 40 स्क्वायर किलोमीटर्स है और हर साल इट गेट्स फ्लडेड ड्यूरिंग द मानसून सीजन दैट इज जून टू सितंबर. ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज बांग्लादेश ने रिसेंटली बोला है कि रोहिंग्यास जो उसके आशियान प्रोजेक्ट के अंदर इस आइलैंड पे सेटल करवाए गए थे उनको वो डिस्प्लेस नहीं करेगा या उनको वहाँ से हटाएगा नहीं. सो दिस वॉज द रीज़न इसको ये न्यूज़ में था. एंड द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर हेयर आर फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लोकेशन बांग्लादेश के अंदर है. इसका डिफरेंट नेम्स क्या है. इसे 4 पिया भी बोलते हैं, फ्लोटिंग आइलैंड के नाम से ही बोलते हैं. तो क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे पूछ सकता है. थर्डली क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये काफ़ी ओल्ड आइलैंड है या नया आइलैंड है. तो इट इज़ अ वेरी न्यू आइलैंड. ये सिर्फ 20 साल पुराना ही आइलैंड है. एरिया वगैरह के ऊपर यूपीएससी यूजुअली क्वेश्चन नहीं पूछता है. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ असीम पोर्टल. इसकी फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल. इसको लॉन्च किया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने एंड इट वाज डेवलप्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी एनएसडीसी एंड बेंगलुरु बेस्ड कंपनी बेटर प्लेस. सो यू नीड टू रिमेंबर कि ये किसके अंदर आता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, थर्डली इसको डेवलप किसने किया था. जो फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि असीम पोर्टल इज रिलेटेड विद विच थिंग. तो ये एक एआई बेस्ड पोर्टल है जो मैप करता है कि कितने लोग जो स्किल वर्कफोर्स है वो कितनी है एक रीजन के अंदर और डिमांड कहाँ कहाँ पर है लोकल इंडस्ट्रीज़ में उस स्किल फोर्स के लिए. तो एक तरह से इट विल ब्रिज द डिमांड सप्लाई गैप ऑफ स्किल्ड लेबर वर्कफोर्स अक्रॉस दी सेक्टर्स एंड इट विल प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन बाय आइडेंटिफाइंग स्किलिंग रिक्वायरमेंट्स एंड एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव्स. तो एक तरह से एक ब्रिज का काम करेगा जो वर्कफोर्स है और जो इंडस्ट्री है उन दोनों के बीच में. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट फाइनेंशियल पोजीशन या स्टेट की फिजिकल पोजीशंस के रिस्पेक्ट में. कोविड-19 की वजह से जो सेंटर स्टेट फिजिकल रिलेशंस थे उसमें गैप्स दिखने शुरू हो गए हैं, उसमें फॉल्ट लाइंस दिखनी शुरू हो गई हैं. ऑलरेडी स्टेट्स को 14th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस के लिए कुछ कंसर्न्स थी बट जो इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन आई है कोविड-19 की वजह से उसने फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ स्टेट्स को और ज़्यादा अफेक्ट किया है और इन कंसर्न्स को और ज़्यादा हाईलाइट करवाया है. तो हम देखते हैं कि ये कंसर्न्स क्या क्या हैं और किस तरह से वो हाईलाइट हुई हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टेट्स फाइनेंशियल पोजीशंस. स्टेट्स की एक लॉन्ग टर्म डिमांड रही है कि उन्हें और ज़्यादा फाइनेंसेस मिलने चाहिए. उनके पास फंड्स की हमेशा कमी रहती है और सेंटर उन्हें पैसे नहीं देता है. तो 14th फाइनेंस कमीशन ने इस चीज़ को देखा और रिकमेंड किया कि देयर शुड बी मोर डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स टू स्टेट फ्रॉम सेंटर. यानी जो टैक्सेस सेंटर कलेक्ट करता है उसमें जो शेयर है स्टेट्स का वो इंक्रीज़ किया जाना चाहिए. बट इस इंक्रीज़ के साथ एक कंडीशन भी थी. जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी बढ़ा दी गई स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू सोशल सेक्टर. अब इसकी वजह से हुआ क्या है,
जिन स्टेट्स ने प्रोग्राम्स लिए सोशल सेक्टर के अंदर, जैसे एजुकेशन हो गया या हेल्थ हो गया, तो दे वर स्पेंडिंग 46% मोर देन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उनके जो एक्सपेंसेस थे वो भी इंक्रीज हो गए, फंड्स तो इंक्रीज हुए ही हुए पर उनके एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो गए। तो एट द एंड ऑफ द डे जो स्टेट्स की प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, वो सॉल्व नहीं हुई। सेकेंडली जीएसटी रिजीम को बोला गया कि जीएसटी रिजीम एक तरह से स्टेट के फाइनेंसेस को इंक्रीज करेगा, उन्हें और ज़्यादा अच्छा करेगा, पर इसने भी स्टेट्स को कुछ ज़्यादा फायदा नहीं किया है। अब जो रीज़न रहा है इसके पीछे, वो मेनली रहा है इकोनॉमिक स्लो डाउन, जिसकी वजह से जीएसटी कलेक्शन है वो 22% लेस है एज कम्पेयर टू द प्रोजेक्शंस फॉर ईयर 2018 एंड 19। ऊपर से जो पेमेंट होती है स्टेट्स को वो भी डिले होती है, तो ऑलरेडी स्टेट्स के जो फाइनेंसेस है वो स्ट्रेस में है, और साथ ही साथ जो पेमेंट्स हैं वो भी डिले हो रही हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, स्टेट्स के ऊपर फिस्कल बर्डन बढ़ रहा है। और एक सरप्राइजिंग फैक्ट है वो ये है कि डिस्पाइट स्पेंडिंग लेस, जो स्टेट है उसके, जो सेंटर है उसका फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है स्टेट डेफिसिट से। तो ये भी एक सरप्राइजिंग चीज़ है कि सेंटर के पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं, वो स्पेंडिंग भी लेस कर रहा है, एंड स्टिल इसका फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है स्टेट्स के मुकाबले। तो ये स्टेट्स की कंसर्न है कि हाउ इट कैन बी, स्टेट्स का फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होना चाहिए और स्टेट्स को ज़्यादा हेल्प मिलनी चाहिए, बल्कि हो रहा है उल्टा। In the situation of COVID-19 pandemic, fiscal deficit of states will easily breach the projection of 2.04%। और FRBM एक्ट कहता है कि जो फिस्कल डेफिसिट है स्टेट्स का वो ओनली 3% हो सकता है एज मैक्सिमम ऑफ द GSDP, यानी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सिर्फ 3% तक फिस्कल डेफिसिट अलाउड है। हाउएवर FRBM एक्ट एक एस्केप क्लॉज भी प्रोवाइड करता है जो कहता है कि वन टाइम रिलैक्सेशन of fiscal deficit threshold up to 0.05% can be provided in the time of exigency। So experts का ये कहना है कि इस क्लोज को एक तो रिलैक्स कर दिया जाए, इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए, सेकेंडली इस क्लोज को अप्लाई भी किया जाए पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर, सो दैट स्टेट्स को कुछ रूम मिले फिस्कल डेफिसिट की टर्म्स में, ताकि वो कुछ और मेजर्स ले सकें टू फाइट द पेंडेमिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज इंडियन स्टील इंडस्ट्री। इंडिया अभी सोच रहा है कि एक बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स को लगाया जाए विद रिस्पेक्ट टू स्टील। अब बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स होता क्या है, ये वो टैक्स होता है जब एक कंट्री का प्रोडक्ट दूसरी कंट्री के अंदर जाता है, और जो ए कंट्री है जिसका प्रोडक्ट दूसरी कंट्री यानी बी कंट्री के अंदर जा रहा है, वो प्रोडक्ट उसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग से लेस प्राइस्ड हो। जैसे मान लो चाइना कुछ स्टील अगर इंडिया में सप्लाई करता है, और जो इंडियन स्टील है उसकी कॉस्ट चाइनीज स्टील से ज़्यादा है, तो इंडिया एक BET लगा देगा, यानी बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लगा देगा, जिससे कि इंडियन स्टील का प्राइस और चाइनीज स्टील का प्राइस वो एक जैसा हो जाए। तो यूजुअली कंट्रीज इसको लगाती हैं टू प्रोटेक्ट देयर लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इंडिया इसको स्टील के रिस्पेक्ट में लगाने का अभी सोच रहा है, बिकॉज चाइनीज स्टील जो है वो बहुत सस्ता है एंड इट इज़ डंपिंग इट्स स्टील इन इंडिया। नाउ इंडियन स्टील इंडस्ट्री नॉन कॉम्पिटिटिव क्यों हो गई है, क्यों इंडियन स्टील का प्राइस ज़्यादा है, बल्कि चाइना से जो स्टील आता है इट शुड बी मोर कॉस्टली, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी है। यहाँ का जो इंडियन स्टील है उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इंक्लूड नहीं होता है, तो इट शुड बी लेस कॉस्टली। बट इंडियन स्टील के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर जो लोकल टैक्सेस है वो बहुत ज़्यादा है, सेकेंडली इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी या इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस, कॉस्ट सब्सिडी ड्यूटीज़, क्लीन एनर्जी सेस, रॉयल्टीज़ और वगैरह, ये काफ़ी चीज़ें मिलकर जो इंडियन स्टील का प्राइस है वो बढ़ा देती हैं मोर देन दी चाइनीज स्टील। इन ड्यूटीज़ की वजह से लगभग 12% प्राइस राइज हो जाता है इंडियन स्टील का। सो बैट यानी बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट वांट्स कि इंडियन स्टील जो है वो कॉम्पिटिटिव हो जाए चाइनीज स्टील से, एंड उसकी जो लोकल प्रोडक्शन है, जो लोकल डिमांड है इंडियन स्टील की, वो भी डिक्लाइन ना हो। एक तो इंडियन स्टील की ऑलरेडी कॉस्ट ज़्यादा है, दूसरा हुआ क्या है कि लॉकडाउन की वजह से, जो कोविड-19 की वजह से किया गया था, उसकी वजह से जो स्टील की प्रोडक्शन है वो हमने रोक दी। अब स्टील की प्रोडक्शन तो हमने रोक दी बिकॉज वर्क फोर्स वहाँ नहीं जा पा रही थी, बट स्टिल उसके फर्नेसेस को फिर भी कंटिन्यू रखा गया, वो फर्नेसेस अभी भी जलते रहे। इसका रीज़न ये है कि उसको लगभग 12 हफ्ते चाहिए स्टॉप करने के लिए एक फर्नेस को, और उतना ही टाइम यानी 12 हफ्ते ही चाहिए फर्नेस को दोबारा स्टार्ट करने के लिए। तो एक तरह से 24 वीक्स चाहिए होंगे किसी भी फर्नेस को बंद करके दोबारा स्टार्ट करने के लिए।
तो जो कंपनीज थी, जो स्टील कंपनीज थी, जो स्टील मिल्स थी, उन्होंने इसको कंटिन्यू रखा इन बर्निंग पोजीशन। अब उसकी कॉस्ट भी थी, वो भी ऐड हो जाती है स्टील इंडस्ट्री के लिए। इसमें बड़ी कंपनीज के ऊपर तो बर्डन आया ही आया, पर जो छोटी कंपनीज थी, जो छोटी मिल्स थी स्टील की, उनके ऊपर इसका असर ज़्यादा देखा गया। सो दैट्स वाई ये BAT और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टू सेव अवर लोकल स्टील इंडस्ट्री। You can read the significance of steel industry from the PDF itself. There is nothing much in it. Then we move on to the short term hurdles. शॉर्ट टर्म हर्डल्स में यह आ जाता है कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहिए स्टील इंडस्ट्री के अंदर, बट अभी सारा फोकस पब्लिक हेल्थ के ऊपर है, तो गवर्नमेंट इज़ नॉट इन पोजीशन टू इन्वेस्ट इन द स्टील इंडस्ट्री। सेकेंडली, रियल स्टेट बिल्डर्स जो हैं वो लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और स्टील उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है या एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट रहता है रियल स्टेट के लिए। बट अभी रियल स्टेट बिल्डर्स ने भी स्टॉप कर दिया है अपनी कंस्ट्रक्शन वर्क को, बिकॉज एक तो बायर्स नहीं है, दूसरा वर्कफोर्स भी काफ़ी कॉस्टली हो गई है। तीसरा जहाँ स्टिल यूज़ होता है वो है कार मैन्युफैक्चरिंग। अब कार जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसकी सिचुएशन भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से जो स्टील की डिमांड है वो भी कम हो जाती है। सो आवर स्टील इंडस्ट्री इज फेसिंग चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू डिमांड, and demand is very much important for an industry to be revived. Now, to increase the demand of steel or to improve the steel sector, certain steps can be taken. For example, हमें ज़रूरत है कि स्टेट फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और ज़्यादा हों जो कि एक इम्प्रूव कर सके स्टील की डिमांड को, जैसे रोड हम बना दें, ब्रिजेस हम बना दें। सेकेंडली, जो ओल्ड कार्स हैं उनको स्क्रैप करने की पॉलिसी एक इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए, वो सिग्निफिकेंटली लिफ्ट करेगी स्टील की डिमांड को। थर्ड थिंग इज इम्प्रूविंग लॉजिस्टिक चेन दैट वुड हेल्प ट्रांसपोर्ट फिनिश्ड गुड्स एंड मटेरियल मोर क्विकली एंड लेस कॉस्टली, तो उससे जो स्टील की प्राइस है, जो स्टील का प्राइस है वो कम हो जाएगा। देन स्टील शुड बी मेड द मटेरियल ऑफ चॉइस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाई ओवर्स, रोड्स, ब्रिजेस एंड क्रैश बैरियर्स। नेक्स्ट थिंग इज दैट जो इंडियन स्टील मिल ओनर्स हैं उनको जो माइनिंग राइट्स हैं वो भी देने की ज़रूरत है। उससे होगा क्या कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। सो इन दिस वे वी कैन हेल्प द स्टील इंडस्ट्री रिवाइव, हम कर सकते हैं इस तरह से स्टील इंडस्ट्री को। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यूपीएससी का काफ़ी फेवरेट है। यूपीएससी यूजुअली हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता है ट्राइब्स के ऊपर। तो यूपीएससी में आस्क कि ये ट्राइब कहाँ लोकेटेड है, या वो कुछ उनके इंपॉर्टेंट फोक डांस हो, फोक फेस्टिवल हो, उसके बारे में कुछ पूछ लेता है, या कोई इंपॉर्टेंट फीचर वो पूछ लेती है यूपीएससी। सो वी हैव नाउ 3 ट्राइब्स। फर्स्ट वन इज राबरी, भारवाड़ एंड चरण। ये गुजरात के ट्राइब्स हैं और ये न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट ने अभी अभी कॉन्स्टिट्यूट की है कमीशन टू आइडेंटिफाई द मेंबर्स ऑफ दीज ट्राइब्स। ये सारे के सारे ट्राइब्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टेटस के अंदर आते हैं, एंड गुजरात वांट्स कि इफेक्टिवली जो बेनिफिट्स हैं शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस के वो इन ट्राइब्स को ट्रांसफ़र किए जा सके। तो लेट्स सी व्हाट आर द वेरियस इंपॉर्टेंट फीचर्स अबाउट भारवाड़ ट्राइब एंड राबरी एंड चरण ट्राइब। सबसे पहले भारवाड़ ट्राइब को देख लेते हैं। दे आर यूजली एंगेज्ड इन हर्डिंग लाइफ स्टॉक, यानी गाय चराना, भैंस चराना और शिप चराना, इन सब चीज़ों में ये इन्वॉल्व होते हैं। इनका मेनली रहता है शिप के साथ। तो जो इनका नाम है बाड़ा वर्ड से बना है। बाड़ा का मतलब शिप और वाड़ा का मतलब कंपाउंड और एनक्लोजर, यानी शिप का एनक्लोजर ये ट्राइब्स रखते हैं, तो इनका नाम इससे आया है। एंड इनके कुछ सब ग्रुप्स भी रहते हैं जिन्हें बोलते हैं अतूक्स या गुल्स। ये क्लैन्स होते हैं एक तरह से, और ये एक तरह से मैरिज पर्पज़ के लिए डिफ्रेंशिएट किया गया है कि एक क्लैन की मैरिज दूसरे क्लैन में होगी, इस तरह से। आवर नेक्स्ट ट्राइब इज रबारी ट्राइब एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेवारी ट्राइब। इट इज़ एन इंडिजिनस ट्राइबल कास्ट ऑफ नोमैडिक कैटल एंड कैमल हर्डर्स, और ये यूजुअली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मिलते हैं, जैसे स्टेट्स हो गुजरात, पंजाब और राजस्थान के अंदर। दे स्पीक लैंग्वेज भोपा, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज यूपीएससी में आस्क अ क्वेश्चन अपॉन दिस लैंग्वेज। एंड भोपा लैंग्वेज जो है वो मिक्सचर है गुजराती, काची और मारवाड़ी वर्ड्स की, और जो स्क्रिप्ट यूज़ होती है वो पर्शियन और गुजराती स्क्रिप्ट दोनों का मिक्सचर रहता है। अब ये ट्राइब का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इनकी डिस्टिंक्टिव आर्ट। ये क्या करते हैं, वाइट वॉश्ड मड स्कल्पचर्स होते हैं और उनके ऊपर शीशे लगे होते हैं छोटे छोटे। ये उनके घरों में, विलेजेस में, और उनकी जो भी वो कलाकृतियाँ बनाते हैं उनमें ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। सेकेंडली, इनके ये रबारी वुमेन ही मोस्टली इस डिस्टिंक्टिव आर्ट में इन्वॉल्व होती हैं। साथ साथ दे ऑल्सो स्पिन वुल, जिसको वो सप्लाई कर देते हैं वुलन लोकल वीवर्स को। तो दीज वर द फीचर्स ऑफ द रबारी ट्राइब। हमारा नेक्स्ट ट्राइब है चरण ट्राइब।
इसको गदवी ट्राइब के नाम से भी जाना जाता है, और जिसका नाम आया है वो नाम निकला है चर वर्ड से, जिसका मतलब है ग्रेज करना, यानी ग्रेजिंग, चरना। अब इनके लिए इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि जो इसके मेंबर्स हैं उन्हें माना जाता है कि इनकी डिवाइन ओरिजिन है, या उन्हें देवता का रूप उन्हें माना जाता है। और जो वुमेन होती हैं इस ट्राइब की, उनको मदर गॉडेस की उपाधि दी जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट इंडियाज टाइगर सेंसस। रिसेंटली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ने इसको रजिस्टर किया है एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे। इट हैज़ बीन कॉल्ड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सर्वे with respect to coverage and intensity of sampling. Around 15,000 cameras were installed at various strategic points to capture the movement of tiger. All India Tiger Estimation 2018, जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन एक्सरसाइज है वो कंडक्ट करता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और ये हर 4 साल में कंडक्ट किया जाता है। तो ये दो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कितने साल बाद ये सर्वे होता है जो टाइगर सर्वे हम करते हैं। दूसरा, कौन इसको करता है। ये कवर करता है ऑलमोस्ट 18 टाइगर रेंज स्टेट, यानी 18 स्टेट जिसमें टाइगर पाया जाता है, विद 50 टाइगर रिजर्व्स। 2018 सर्वे की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी थी कि इसने फर्स्ट टाइम रफ टेरेन्स जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी कवर किया था। पहले इनको कवर करना पॉसिबल इसलिए नहीं होता था क्योंकि लॉजिस्टिक कॉन्स्टेंट्स वहाँ रहते थे। तो दिस टाइम दीज रीजन्स हैव ऑल्सो बीन कवर्ड। लेट अस गिव अ लुक टू द 2008 सेंसस हाइलाइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इंडिया में टाइगर्स मिले हैं दे आर अराउंड 2967, यानी 3000 के अराउंड अब टाइगर्स इंडिया में हो गए हैं, और ये 1/3 ज़्यादा है 2014 के सर्वे के अकॉर्डिंग जो हमें डेटा मिला था। सेकेंडली, हमने अपना टारगेट भी कवर कर लिया है। वी हैड ए टारगेट ऑफ डबलिंग द टाइगर पॉपुलेशन इन 4 years बिफोर 2022, बट ये हमने 2018 में ही इस टारगेट को अचीव कर लिया। थर्डली, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर हमें मिले हैं मध्य प्रदेश में, देन कर्नाटका, देन उत्तराखंड। जो पेंच टाइगर रिजर्व है इन मध्य प्रदेश, इट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स। वहीं सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ऑफ तमिलनाडु, उसने मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट शो की है सिंस 2014 इन द टाइगर पॉपुलेशन। छत्तीसगढ़ एंड मिजोरम आर द 2 स्टेट्स जहाँ पे डिक्लाइन हुई है टाइगर पॉपुलेशन, एंड इन ओडिशा द टाइगर पॉपुलेशन हैज़ रिमेन्ड कॉन्स्टेंट। बाकी सभी स्टेट्स में जो टाइगर पॉपुलेशन है उसने एक पॉजिटिव ट्रेंड शो किया है। नेक्स्ट टॉपिक इज टी सेल इम्यूनिटी। ये टॉपिक रिलेटेड है कोविड-19 से, एंड अ रीसेंट स्टडी हैज शोन दैट पीपल अनएक्सपोज्ड टू और नॉट अफेक्टेड विद नोवल कोरोना वायरस मे स्टिल एग्जिबिट टी सेल रिस्पॉन्सेज स्पेसिफिक टू दिस वायरस। और ये पॉसिबल क्यों है? ये पॉसिबल इसीलिए है कि हम अफेक्ट होते रहते हैं कॉमन कोल्ड कोरोना वायरस से बार बार। तो इससे जो डेवलप होते हैं टी सेल्स, वो हेल्प कर सकते हैं हमें कोविड-19 से फाइट करने में। तो द पीपल जो हु आर नॉट एक्सपोज टू, या जो अफेक्ट नहीं हुए हैं अभी तक कोरोना वायरस से, दे मे एग्जिबिट सम काइंड ऑफ टी सेल रिस्पॉन्स टू दिस कोविड-19 ऑल्सो। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट आर टी सेल्स? टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स ये पार्ट होते हैं ल्यूकोसाइट्स के, यानी वाइट ब्लड सेल्स के, और ये एसेंशियल पार्ट होते हैं इम्यून सिस्टम के भी। हमारे पास 2 तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, वन आर टी लिम्फोसाइट्स एंड अदर वन आर बी लिम्फोसाइट्स। जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो सेकंड टाइप होते हैं, दे शो अ स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स टू एंटीजन्स इन द बॉडी, यानी कोई फॉरेन सब्सटेंस अगर आया है तो उसके ऊपर जो एंटीजन होगा उसको रिस्पॉन्ड जो करेगा वो करेगा बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट्स और इसका ओरिजिन होता है बोन मैरो के अंदर, ये मैच्योर होते हैं थाइमस के अंदर। तो दिस स्टेटमेंट कैन बिकम अ क्वेश्चन फॉर यू इन यूपीएससी। सेकेंडली, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। तो आप इस फोटो के अंदर देख सकते हो द वेरियस टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। देयर आर इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रिनोफिल्स, देन देयर आर प्लाज्मा सेल्स जो बी लिम्फोसाइट से बनते हैं, देन देयर आर टी लिम्फोसाइट्स, एंड दे आर नेचुरल किलर सेल्स। So you need to remember what are the various types of white blood cells present in our body. We call T cells or T lymphocytes as memory cells also. What happens is that in thymus, T cells multiply and differentiate into helper regulatory or cytotoxic and become the memory T cells. Now these T cells, they are sent to the peripheral tissues, they circulate in the blood, ये lymphatic system में भी circulate करते हैं, और जब भी किसी अप्रोप्रिएट एंटीजन के अगेंस्ट ये कांटेक्ट में आते हैं तो दे सिक्रीट सम केमिकल मैसेजेस जिन्हें बोलते हैं साइटोकाइंस। इन साइटोकाइंस की वजह से जो बी सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी अपने आप को डेवलप कर लेते हैं प्लाज्मा सेल्स में।
and these plasma cells are the antibody producing cells. तो you can see from this figure that ये हमारे T lymphocytes हैं and these are B lymphocytes. जब भी T lymphocyte एक फॉरेन बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, यानी एक एंटीजन के कांटेक्ट में अगर वो आएगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो रिलीज करेगा साइटोकाइंस. ये साइटोकाइंस बी लिम्फोसाइट को सिग्नल देंगे एंड बी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट हो जाएगा प्लाज्मा सेल्स में, एंड दीज प्लाज्मा सेल्स आर द एंटीबॉडीज. सो मेमोरी सेल्स कौन से हुए? टी लिम्फोसाइट्स, बिकॉज जैसे ही वो किसी के कांटेक्ट में आएंगे दे विल रिमेंबर कि अच्छा ये तो ये वाला वायरस है, तो उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज को डेवलप करवाएंगे बी लिम्फोसाइट्स के थ्रू. टी सेल्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वैक्सीनेशन. हम वैक्सीनेशन में एक्चुअली करते यही हैं कि हम टी सेल्स की मेमोरी को डेवलप करवाते हैं किसी डिजीज़ के अगेंस्ट. तो वैक्सीनेशन में हम करते क्या है, एक बहुत ही वीक अटैक हम करवाएंगे बॉडी के ऊपर किसी भी वायरस या बैक्टीरिया का, और जैसे ही बॉडी उसके बॉडी के ऊपर वो वीक अटैक होता है उस वायरस का या उस डिजीज़ का, तो टी सेल्स सबसे पहले भागते हैं कि देखते हैं कि आया क्या है. दे ट्राइड, वो वेरियस केमिकल्स रिलीज़ करते हैं और जिस भी केमिकल के रिलीज़ होने से वो न्यूट्रलाइज हो जा रहा है वायरस, उसको वो अपनी मेमोरी में रख लेते हैं कि दिस टाइम अगर ये इस टाइप का वायरस कभी हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो टी सेल्स विल रिलीज अ सर्टेन केमिकल जिसे हम साइटोकाइंस कहते हैं. तो वो साइटोकाइंस उसकी मेमोरी में आ जाता है कि जब भी उस टाइप का वायरस आएगा बॉडी में तो वो उस सर्टेन टाइप ऑफ साइटोकाइंस वो रिलीज़ करेगा जो बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेगा और एक प्लाज्मा एंटीबॉडी बना देगा. तो अब इस पे इम्पैक्ट क्या होगा जो हम वैक्सीन बनाना चाह रहे हैं कोविड के लिए. तो हो सकता है कि जब हम कोविड के लिए वैक्सीन बना रहे हैं तो उस वैक्सीन में ऑलरेडी टी लिम्फोसाइट्स की एक तरह की रेजिस्टेंस बनी हुई है कुछ लोगों के अंदर, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, जो रिसर्च ने फाइंडिंग की है. तो इस रेजिस्टेंस की वजह से हो सकता है कि फेज़ 1 के ट्रायल्स में कुछ कन्फ्यूजन हो जाए कि वैक्सीन एक्चुअल में वर्क कर रही है, वैक्सीन एक्चुअल में वर्क नहीं कर रही है. And this pre-existing immunity can reduce the immune responses that vaccine causes through a mechanism called original antigen sin. तो टी लिम्फोसाइट्स की जो एक तरह की इम्यूनिटी हमारे अंदर है बिकॉज ऑफ दिस कॉमन कोल्ड वायरस, अगर वो रिफ्लेक्ट होती है तो वैक्सीनेशन प्रोसेस पे वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है. सो इसके साथ हम आज का अपना सेशन एंड करते हैं. वी होप दैट आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा और साथ ही आप हमारे अकेड इनिशिएटिव से बेनिफिट ले सकते हैं. इट इज़ अबाउट मेंस आंसर राइटिंग, जिसमें हम आपका एक आंसर डेली इवेल्युएट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड यू कैन टॉक टू अवर मेंटर्स ऑल्सो इफ़ यू वांट. वी हैव अ वाउ चैट ग्रुप where you can post your questions, your doubts, and we will try to solve them out for you. And you can also book personal mentor sessions with us. So thank you very much and have a very nice day.